बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोस्ट वार सेटलमेंट इन ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ठीक है ना। इसमें जो नया नाम है दैट इज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जितने भी जो है डिस्ट्रक्शन हुई थी उस दौरान, जो वहाँ पे इकोनॉमी जो है डिवास्टेड हो गई थी, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, ना ओनली इन द वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो उसमें जो है एक नतीजे पे पहुंच गए थे। उस वक्त ये जो इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियंस थे उन्होंने एक लेसन लिया था वहां पे। क्या लेसन लिया था? दो बेसिकली दे रीच टू द टू कंक्लूजन, दो कंक्लूजन पे वहां पे पूछे थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, उन सारी वजहों से जो है इकोनॉमी में जो है बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे। ठीक है। तो क्या उन्होंने इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने वहां पे क्या सबक लिया? तो पहले मैं बताऊं इकोनॉमिस्ट हम किसको कहते हैं। हर वो शख्स जो बेसिकली इस चीज से डील करे कि किसी भी मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, कैपिटल, मशीनरी वगैरह, इन सब चीजों को किस तरह से इन्हें कॉम्बिनेशन यूज किया जाए ताकि एक मुल्क को डेवलपमेंट पाथ पर लिया जाए, तो उसको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं। इट मीन्स द पर्सन हु डील्स विद हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce, the production, distribution of the nature resources and to take the country to the development path, जो है how to make the efficient and effective use of existing nature resources, उनको किस तरह से उसको उन सब चीज को प्लानिंग, पॉलिसीज वगैरह इकोनॉमी में किस तरह बनाई जाए ताकि जो है जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, प्राइसेस वगैरह, इन सब को किस तरह से ठीक किया जाए। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जिस शख्स को जो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट। ठीक है। पॉलिटिशियन एज यू नो इज अ पॉलिसी मेकर, तो उसको हम कहते हैं। सो इंटरवार एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या कहा था, इकोनॉमिस्ट ने उसका क्या कहा था? उन्होंने कहा दो चीजें उन्होंने दो लेसन लिए थे। एक ये कि इंडस्ट्रियल आउटपुट कैनॉट बी सस्टेन्ड अनलेस एंड अनटिल देयर इज द सुटेबल कंजप्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन में कि बहुत ज्यादा गल्ट हुआ था रिसोर्सेज का, एग्रीकल्चर आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था बिकॉज देयर वाज नॉट द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्शन। तो उस प्रोडक्शन के लिए डिमांड नहीं थी, तो नतीजा ये हुआ था उस वक्त की प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गए थे, प्राइसेस की वजह से इनकम कम हो गई थी, तो पॉवर्टी बढ़ गई थी, वो हमको पता ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी? ओवर प्रोडक्शन हुआ था तमाम रिसोर्सेज का, एग्रीकल्चर आउटपुट का, इंडस्ट्रियल आउटपुट का ओवर प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। तो इकोनॉमिस्ट का मानना था कि टू मेंटेन, टू सस्टेन द इंडस्ट्रियल आउटपुट को सस्टेन रखने के लिए हमें कंजप्शन बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को मार्केट लाना पड़ेगा। तो लोगों की यानी कि इट मीन देयर मस्ट हैव बी द डिमांड फॉर द कमोडिटीज। ठीक है। लेकिन डिमांड को हम पता है कि डिमांड मस्ट बी बैक्ड बाय द रीजनेबल इनकम। तो लेकिन जब डिमांड करनी है, कंजप्शन करने के लिए लोगों के पास इनकम होना चाहिए, रीजनेबल इनकम, स्टेबल इनकम होना चाहिए। लेकिन स्टेबल इनकम कब होगा? स्टेबल इनकम तब होगा जब स्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जब लोगों को पता होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट जो परमानेंट है, स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी वो अपना इनकम जो है वो खर्च करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। जब वो कंज्यूम करने लगेंगे तो प्रोडक्शन वो डिमांड करेंगे, यानी कि डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी में जितने भी जाएगी in any sector of the economy, when the production increase, it means the employment increase, because produce the goods and services we need the more labor force, we need the more machinery, more resources. So it means this circle completes like that. So it means कि उनका economists का एक lesson ये था, to maintain, to sustain the industrial output, we must have the stable consumption. For the stable consumption, we must have the stable income. For the stable income, we must have the stable employment. और stable employment कैसे आएगी? जब हम पूरे resources को fully optimally use करेंगे अपने economy में, तो employment आएगी। तो एक lesson ये था। दूसरा lesson ये था कि ये एक इसको हम कहते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट भी इसको कह सकते हैं कि मार्केट्स कैन नॉट डू अलोन। कि मार्केट जो था इससे पहले जो इकोनॉमी 1930s डिप्रेशन से पहले जितने भी जो भी रूल हुआ करता था मार्केट में, उसको कहते हैं लेजर फेयर इकोनॉमी। लेजर फेयर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? वो ये होता है कि जो भी मार्केट में प्राइसेस होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, जितने भी मार्केट में जो फंक्शंस होगी, वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी। कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं हो जाएगी किसी भी चीज की, अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हो जाएगी। ये पुराने इकोनॉमिस्ट्स का, पुराने लोगों का जो ये ख्याल था कि मार्केट में किसी तरह से कोई इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होती है, वहां पे हर एक चीज अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, वहां पे ओवर प्रोडक्शन हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, तो मार्केट मैकेनिज्म ने खुद किसी भी चीज को
को ऑटोमेटिकली ठीक नहीं किया था। तो इसलिए जो है इकोनॉमिस्ट का मानना था, उसमें खास तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें खास रोल रहा था जॉन मेयर्ड कीन्स का, जिसने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी में जितना भी गोल्ड आउटसाइड हुआ था उसने यूरोप रेवोल्यूशनाइज हुआ, उससे जो है यूरोपियन इंडस्ट्रीज जो है फ्लो वापस रिवाइव हो गई थी, वो हमने पहले ही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे उन इकोनॉमिस्ट का मानना था कि अब मार्केट जो है ये एलोन नहीं करेगा, गवर्नमेंट हैज टू प्ले द रोल, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। कहाँ पे आना पड़ेगा? गवर्नमेंट हैज टू प्ले द रोल टू रेगुलेट द मार्केट, गवर्नमेंट को मार्केट रेगुलेट करना पड़ेगा, प्राइसेस सेट करने पड़ेंगे, क्या चीज बनानी है क्या नहीं बनानी है गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, रिसोर्सेज किस तरह यूटिलाइज करेंगे तो वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, पॉवर्टी किस तरह से कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से कम हो जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर कंट्रीज के, क्या एक्सपोर्ट होगा क्या इंपोर्ट होगा, ये भी डिसाइड गवर्नमेंट करे। यानी कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी मेकर के तौर पर काम करेगी और रेगुलेट करेगी मार्केट को, इंश्योर करेगी कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, पॉवर्टी ना हो, स्टेबल प्राइसेस रहे। ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ करता था। गवर्नमेंट वाज लिमिटेड ओनली टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड डिफेंड द कंट्री, टू डिलीवर द जस्टिस इन द सोसाइटी। ये काम हुआ करता था गवर्नमेंट का। लेकिन इकोनॉमी के साथ गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता था। लेकिन अब जो है इन दिस आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इट वाज फर्स्ट टाइम दैट गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्ले द रोल इन द मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमने देखा कि इकोनॉमी जो है वो बहुत डिवास्टेड हो गई थी और डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। तो उसके लिए टू डिसाइड द फ्यूचर स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिजर्व एंड मूव द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉरवर्ड, कि किस तरह से जो इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी पीछे हो गई है डिप्रेशन की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जो उसको किस तरह से रिवाइव किया, उसको किस तरह से वापस अपनी पटरी पे लाया जाए। तो इसके लिए जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में, जो उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये 1944 में ब्रिटेन वुड्स में हुई थी कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमीज ने, बहुत बड़े बड़े जो है पावरफुल नेशंस ने, लीडर्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था और ये डिसाइड करने की कोशिश की थी कि अब जो इकोनॉमी जो है रिवाइव किस तरह करेंगे, हम किस तरह से जो है पूरे वर्ल्ड में जो है पहले जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। तो उस कॉन्फ्रेंस का जो है नाम जो है उसका नाम रखा गया था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, एंड इट वाज हेल्ड इन ब्रिटेन वुड्स इन द स्टेट ऑफ द यूएस इन 1944। जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पे दो रिजल्ट्स आ गए थे, दो आउटकम्स आ गए थे। क्या आउटकम आ गया था? एक वहां पे दो बॉडीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक बॉडी हुआ था दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो दूसरी बॉडी जो वहां पे एग्जिस्ट हुई थी वो थी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो उसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो इन दो बॉडीज का जो है इन दो बॉडीज का जो एस्टेब्लिशमेंट वहां पे जो है इसका इन दोनों का बर्थ हुआ था इन दिस कॉन्फ्रेंस का नाम है जो जैसे मैंने आपको बताया। तो आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि IMF का IBRD का क्या रोल रहा है। थैंक यू। इंशाल्लाह आप, उम्मीद है आप ये ठीक तरह से समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।